हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो भारत का जो भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, उसी का ये सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा। ठीक है, बेन सेकेंड थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो भारत के भौतिक स्वरूप का ये थर्ड पार्ट वाला वीडियो है। ठीक, जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका पूरा दिख रहा है आपको, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, आपको पता है कि हम लोगों ने जो उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश है उसको समझ लिया है। यदि आप इसको देखेंगे कि जो डिवीजन था पूरे भारत का किया गया था, वो 6 अलग अलग वर्गों में डिवीजन किया गया था। ठीक, ऊपर आप देखे होंगे कौन कौन सा वर्ग है। एक वर्ग था आपका उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश, उसके बाद था आपका ये प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये वर्गीकरण था आपका उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तटीय मैदान है और द्वीपीय मैदान है। अब इसी में से ये वाला जो श्रृंखला है ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को इस वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा। जो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा इससे जुड़े हुए सबको कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं वहाँ पे। तो जो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, बेसिकली इसमें दो शब्द आपको पहले तो मिलता है देखने को, प्रायद्वीपीय और पठारी। और ये दो महत्वपूर्ण शब्द है, प्रायद्वीपीय और पठारी। इन दोनों का क्या मतलब होता है? प्रदेश को आप क्षेत्र कह सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये एरिया कोई कह सकते हैं कि ये एरिया है, तो इस तरीके का। पहली बात तो कि प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि वैसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जलखंडों से घिरा हो, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से लगा हो, तो क्या बोलेंगे कि वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक, और पठारी का मतलब ये जो सामान्य मैदानी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसको बोल देते हैं कि वो क्या है? पठार है। ठीक, देखिए क्या है, पहले ये समझिए कि ये प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप मतलब ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखा भारत, ठीक, ये है भारत। अब यही वाला जो हिस्सा है आपको, ये वाला हिस्सा पूरा कहलाता है प्रायद्वीप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए इधर में जो है आपका जो गुजरात वाला हिस्सा होता है, उधर वाला में होता है आपका अरब सागर। ठीक, अरब सागर। इधर में नीचे में बिल्कुल हो जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक, और इधर में हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, आपको तीनों तरफ से क्या है? जलखंड का, बड़ा जलखंड का चित्र दिख रहा है आपको। ठीक, ये परिभाषा क्या है कि वैसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जलखंडों से घिरा हो, क्या बोलते हैं? तो ये प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है किस तरह से संरचना बना हुआ। ठीक, ये अब दूसरा है पठार। तो ये पठार क्या होता है? तो पठार बेसिकली क्या होगा? मैदानी संरचना से थोड़ा सा ऊपर की ऊंचाई होता है। यदि पूरे पृथ्वी की स्थलाकृति की बात करेंगे, ठीक है, यदि आप पूरे पृथ्वी की स्थलाकृति की बात करिएगा तो उसका जो एक डायग्राम बनता है वो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे निचला जो हिस्सा होगा वो होगा आपका समुद्र का सतह। ठीक, ये जो बिल्कुल क्या है? समुद्र है। ठीक, उसके थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको बोलते हैं मैदान। मैदान से जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे पठार। ठीक, और पठार से जो ऊपर होगा उसको थोड़ा सा बोलेंगे पर्वत। ठीक, ये पर्वत हो गया। और पर्वत में ही जो ये सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चोटी। और इस तरीके से पूरा आपको ये भौगोलिक संरचना आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका क्या? समुद्र। ठीक, ये हो गया आपका मैदानी वाला हिस्सा, मतलब इस वाले हिस्से को मानिएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं इसके बदले में। तो ये समुद्र का हिस्सा हो गया, पूरा जल भरा हुआ। ठीक, तो ये समुद्र हो गया, ये मैदान हो गया आपका। ठीक, और इस मैदान से ऊपर क्या है? पठार है। और पठार से ऊपर क्या होगा? तो पर्वत होगा। और इसी पर्वत में कोई स्थान बहुत ऊंचा होगा तो उसको पर्वत चोटी कह जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर कुछ स्थलाकृति है जो कि व्यवस्थित रूप में रहता है। तो सबसे निचला स्थान समुद्र हो जाएगा ये। ठीक, उसके ऊपर मैदान, मैदान के पठार, पठार के ऊपर पर्वत, पर्वत में कोई हिस्सा पर्वत चोटी कहलाता है। ठीक, ये अब ये तो बात होगी कि आप स्थलाकृति के आधार पर देख लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि आपको आसपास के स्थलखंड के आधार पर आपको देखना हो कि ये किस तरीके का बनता है। तो उसमें देखिए जो जिसका ऊंचाई ऑलमोस्ट, ठीक है, जिसका ऊंचाई ऑलमोस्ट आपको क्या मिल जाए? तो वो मिल जाए लगभग ये 200, 300, 400। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी जो क्षेत्र होता है उससे ऊपर हो, और 200, 300, 400, 500 तक। ठीक है, कभी कभी 1000 तक जाता है, 1000 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई तक क्या कहलाएगा? तो वो पठार कहलाएगा। ठीक, अब पठार में एक और बात है, ध्यान रखिएगा,
1000 मीटर की ऊंचाई में कोई पर्वत चोटी है तो उसको हम पर्वत चोटी कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 600-700 तो नॉर्मल है पठार के लिए, पर कभी कभी ऐसा हो जाए, ठीक है। 1000 मीटर की ऊंचाई और फ्लैट सरफेस हुई भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि सामान्य मैदानी सतह से आप ऊपर गए थे, ठीक है, और जैसे ही गए तो यहाँ पे इस तरीके का कोई संरचना मिल गया, ठीक, मैदान से ऊपर, इसका ये मतलब नहीं कि ये पठार हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप मैदानी संरचना से ऊपर गए, पर ऊपर जाने के बाद ऊंचाई पे तो वो जगह है, पर ऊंचाई पे के साथ साथ वो जगह समतल भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऊंचाई के साथ साथ वो जगह समतल हो। अब उसमें एक आध जगह कहीं पे कुछ आपको पर्वत चोटी मिल जाए तो अलग बात है, पर ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, मैदानी ऊंचाई के साथ साथ ये जगह क्या होता है, समतल होता है, तो उसको पठार बोल देते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर में जो है तो इसी को बोलते हैं पूरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो ये पूरा जो हिस्सा आपको भारत का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इन सबको पढ़ने का जो तरीका है उसमें आपको नीचे में नाम लिखा हो कि कैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक। इसका दो तरीका है पढ़ने का, एक तो है कि पहाड़ी के आधार पर पढ़ लीजिए आप, और एक है पठार के आधार पर पढ़ लीजिए, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसके आधार पर पढ़ लो, ठीक है, कि ये हो गया। या फिर आप ऐसे पढ़ो कि कोई पठार है, ठीक, तो पठार में से कि छोटानागपुर का पठार होता है, ठीक है, आपको दक्कन का पठार मिल जाएगा महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में, ठीक, बघेलखंड वगैरह छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। इस तरीके से बहुत सारे पठार हैं। दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो इसके आधार पर पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहाड़ी के आधार पे कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी पहाड़ी विस्तृत है, और उससे जुड़ा हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए है वो सबको पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद पठारी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए, पहाड़ी में आपका एक है अरावली की पहाड़ी, बिंद की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई। ये कुछ प्रमुख पहाड़ी है इन क्षेत्रों को जिसको पढ़ना है हम लोग को। अरावली की जो पहाड़ी है ये थोड़ा सा आपको प्रायद्वीपीय भाग से दूर लग रहा होगा, पर ये इसी के अंतर्गत पढ़ना होता है, इसलिए यहाँ पे हमको पढ़ा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे यदि आप भौगोलिक संरचना में बात करेंगे, पर ये पर्वतों की बात करेंगे, ठीक है, तो पर्वत में एक है तो है हिमालय, तो उसको बिल्कुल अलग से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो छोटे छोटा बचेगा वो सबको एक साथ पहाड़ी के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली, अब अरावली कहाँ पे है, तो मुख्यतः इसका विस्तार जो है राजस्थान में मिलता है, ठीक। अरावली का मुख्यतः विस्तार कहाँ पे मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, पर इसका कुछ भाग आपको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आसपास वाले इलाके में भी रहता है वहाँ पे, ठीक है। रायसीना हिल्स बोलते हैं उसको, तो वो उस वाला हिस्सा भी थोड़ा सा ऊंचाई है तो उसका हिस्सा है, ठीक। वैसा और मुख्य रूप से इस पहाड़ी का विस्तार आपको राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक। दूसरा है बिंद पहाड़ी। बिंद पहाड़ी क्या है, तो बिंद पहाड़ी ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर, ये बिंद पहाड़ी होता है, जिसका मुख्य रूप से विस्तार आपका मध्य प्रदेश में है, जो कि शुरू होता है गुजरात वगैरह से, ठीक है, गुजरात से शुरू होकर और आगे तक बढ़ता है, लेकिन मुख्य विस्तार यहाँ पे किसका, इसका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी आपको महाराष्ट्र वाले हिस्से में और मध्य प्रदेश वाले हिस्से में विस्तृत मिलेगा आपको, ठीक। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट देखिए ये भारत है, ये क्या है, पूरा भारत आपको दिख रहा हो, तो भारत के इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिम, ठीक, और इस वाले को कहते हैं पूरब, ठीक। इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिम, इधर वाले को पश्चिम कहते हैं, इधर वाले को पूरब कहते हैं। और पश्चिम में जो किनारे किनारे हिस्सा है पहाड़ी क्षेत्र का, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक। ये इस तरीके से पश्चिमी घाट, जैसे पश्चिमी घाट है जो शुरू से लेकिन जो कुछ अलग, ये एक कर्नाटक के और केरल के आसपास तक क्या है, पूरा एक बराबर फॉर्मेट में है, ठीक है। और उसके बाद केरल से नीचे तक जब आता है तो ये टूटा हुआ रूप में आता है, ठीक। टूटे हुए रूप का अलग अलग नाम है, तो इसको पूरा को एक साथ पश्चिमी घाट कहेंगे। इसी पश्चिमी घाट में ये पश्चिमी घाट का मुख्य हिस्सा हो गया, यहाँ वाले पहाड़ी को बोलते हैं अन्नामलाई, और यहाँ वाले को बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम इसी को हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, ठीक, जो कि इसका विस्तार आपको केरल में मिलेगा, ठीक। वैसा इसी, और उसके बाद हो जाएगा क्या, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का मतलब ये वाला जो किनारा है भारत के पूर्वी वाले हिस्से में वो, ठीक है, पूर्वी घाट हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। और दूसरा है आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई के बारे में जो कि यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। तो अन्नामलाई के बारे में यह है पश्चिमी घाट का हिस्सा ही, हर जगह पे नहीं माना जाता, अलग अलग किताब का अपना अपना व्याख्या है, ठीक है, पर यह है पश्चिमी घाट का हिस्सा ही। और इसको चूंकि इसमें एक दो को पहाड़ी पर्वत चोटी वगैरह जो बहुत प्रसिद्ध है, इस कारण से इसको हम अलग से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर पश्चिमी घाट वाले हिस्से में ही हमको पढ़ा देंगे, उसके नीचे लिखा रहता है इसके बारे में, ठीक है। अब आता था कि ये जो पहाड़ी सब हम लोग देख ले कि ये कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पहाड़ी है। अब इसके बारे में क्या करना, तो ये अलग अलग आपको पढ़ना है कि अरावली की पहाड़ी में क्या क्या मिलता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक। वो तो चलिए देखते हैं नीचे में अरावली की पहाड़ी के बारे में पहले, उसके बाद बिंद देखेंगे, पूरा देखेंगे, फिर से पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक। देखो, तो जो अरावली की पहाड़ी है ये अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है, ठीक। अरावली की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक।
यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अरावली की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का क्या है, उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि कोई पर्वत था पहले से, ठीक। मान लो कि आपको पर्वत श्रृंखला आपको इस तरीके से दिख रहा था, ठीक, ये पर्वत श्रृंखला है। ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये जो निकला हुआ हिस्सा था इसको चोटी के रूप में जानते हैं, इसलिए पर्वत श्रृंखला, तो ऐसे भी बनाते हैं लोग, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये पर्वत चोटी है, इस तरीके से जहाँ पे भी रहेगा वो परम्परा श्रृंखला हो जाएगा, ठीक, वैसा। पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या है कि बहुत सारे पर्वतों से मिलकर बना हुआ एक कंटिन्यूटी वाला फॉर्मेट जिसमें लंबाई होता है, ठीक। इस सिंगल होगा तो इसको श्रृंखला नहीं कहेंगे, पर इस सिंगल ये कंटिन्यूटी में होगा इस तरीके से तो श्रृंखला कहेंगे उसको, ठीक, सीरीज कहते हैं। अब ये एक समय पे बना, ठीक, जब बन रहा होगा तो इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि अरावली पहले ये आपको क्या था, तो पर्वत था कौन सा, वलित पर्वत का उदाहरण, तो कहते हैं। ज़्यादातर वलित पर्वत याद नहीं रखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, सवाल में जब भी आएगा तो, ठीक है, तो वहाँ पे अवशिष्ट पर्वत ही इसका मतलब होता है, ठीक। लेकिन कभी प्राचीन कालों में, मतलब बहुत पहले की बात है कि इसको वलित पर्वत के रूप में मानते थे, पर वर्तमान में आपको जहाँ पे भी आप वलित पर्वत नहीं मानना है, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत ही होता है। अब जब कोई पर्वत बना, ठीक, बनने के बाद धीरे धीरे उसको टूटने लगा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये पर्वत चोटी था, ठीक। अब एक समय होता है कि जब हमारे यहाँ पे जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, ठीक है, या जलवायु भी दशाएं हैं हमारे इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, ठीक, वो जब बदलता है तो पत्थरों में क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है पत्थर, ठीक। तो एक समय पे क्या होगा, पत्थर सिकुड़ेगा, ठीक, फिर एक समय पे फैलेगा, कुछ फैलाव होता है, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल बर्फ की तरफ पिघल जाएगा, वैसा नहीं होगा, पर कुछ फैलाव होता है। अब इस तरह की घटनाओं के कारण से धीरे धीरे ये कमजोर पड़ता है इसका आंतरिक संरचना, ठीक, और ये क्या होगा, टूटने लगेगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला हिस्सा एक बार में टूटा तो इस तरीके से संरचना बन गया, ठीक, ऊपर वाला टूट गया, फिर थोड़ा सा और टूट जाएगा, ठीक, ये पूरा थोड़ा सा और टूट जाएगा, और बिल्कुल एक समय पे एकदम बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा। तो एक ये क्या होता है कि धीरे धीरे, मतलब लंबे समय अंतराल में कोई पर्वत जब टूटता है, टूटने का जो उसका अवशेष बचता है, तो उसे कहते हैं कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, रेजिडुअल बोलते हैं इसको, मतलब बचे हुए पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो मतलब कोई पर्वत मूल रूप से कोई और बना था और बाद में वो धीरे धीरे जलवायु दशाएं के कारण से टूटने लगा, टूटते टूटते वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में आपको दिखता है, ठीक। अगला, यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन मतलब सबसे पुराना है, मतलब ये बहुत पहले बना हुआ था, इस कारण से इसको कहते हैं। जैसे आप हिमालय में क्या देखे थे, हिमालय में आप देखे थे कि ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है। तो इसके संदर्भ में कहा गया कि बहुत प्राचीन है क्योंकि बहुत पहले बन चुका था, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसका क्या है, हाइट है, जो कि क्या है, माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू आपको राजस्थान में ही जगह, वहीं पे आपको स्थित है क्या, गुरु शिखर, जो कि क्या है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका हाइट है 1722 मीटर, ये आपको लिखा हुआ, ठीक। अगला है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा विंध्य पर्वत से क्या होता है, अलग होता है। विंध्य पर्वत का मतलब ये जो पर्वत आपको दिख रहा था, ये जो पर्वत है, ये वाला जो पर्वत है आपको दिख रहा है, ये पर्वत, ये जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है, ठीक। और यहाँ पे आपको अरावली है, अरावली में ही जो बनाया हुआ गुरु शिखर पर्वत चोटी है इसका, ठीक। और इसी के बीच में जो पूरा खाली जगह दिख रहा है आपको, ये क्या है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ठीक। तो ये यहाँ पे फॉल्ट एक शब्द आ गया। फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश, हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रंश। भ्रंश क्या होता है, तो दो ऊंचाई वाले स्थानों के बीच यदि कोई गहरा नुमा संरचना होगा, ठीक है, दो ऊंचाई वाले स्थानों के बीच यदि कोई गहरा संरचना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक। और ये बहुत गहरा संरचना होता है, बहुत विस्तृत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये पूरा प्रकृति पर रहता है। दो पहाड़ हो गया, एक पहाड़ हो गया अरावली, दूसरा पहाड़ हो गया विंध्य, और इन दोनों के बीच में ये नीचे से ये मैदानी संरचना या गहरा संरचना मिल जाता है, इसी को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक, वैसा। अगला है आपका, अरावली के पश्चिम से लूनी नदी था, ये माही, और पूर्व से बनास नदी निकलती है। ये सब है कि जो पहाड़ी है, ठीक है, उस पहाड़ी के पश्चिम से लूनी नदी निकलेगा, ठीक है, और पूरब से क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका बनास नदी निकलेगा, पश्चिम से लूनी और माही नदी निकलता है, इस तरीके से बात कह रहा है, ठीक है, वैसा। तो ये खत्म हो गया। अगला है आपका विंध्य पहाड़ी। क्या है, विंध्य पहाड़ी के बारे में पढ़ना हम लोगों को। तो विंध्य पहाड़ी क्या होता है, आपको पता है कि विंध्य पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है, भारत, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, ठीक है, बाकी और भी राज्यों में आपको देखने को मिल जाता है, इवन कि ये बिहार तक भी आता है। देखिए ये हो गया आपका भारत, ये क्या हो गया आपका, ये है भारत। ऊपर तो आपको दिखाई दिए थे, फिर हम बना देते हैं। और भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से में आपको ये पहाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये पहाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को, जो गुजरात से शुरू होकर कहा जाता है, तो बिहार तक वाले क्षेत्रों में ये पहाड़ी आपको दिखता है।
इसी को क्या कहते हैं, विंध्य पहाड़ी कहते हैं, विंध्य पहाड़ी कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर में भी मैप आपको बना के दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पर क्लिक करिएगा और आप वहाँ पे प्राप्त कर लीजिएगा पीडीएफ। ठीक, तो देखिए, तो यह भारत को क्या करता है, दो भागों में बांटने का काम करता है। यह जो है वो भारत को दो भागों में बांटेगा। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक है, छत्तीसगढ़ तक है। ठीक, इसका मूल रूप से विस्तार कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा घाटी इससे सतपुड़ा से अलग करती है। ठीक है, नर्मदा जो घाटी है सतपुड़ा से अलग करता है। और इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए, ऊपर में बनाते हैं डायग्राम। जैसे ये हो गया आपका क्या, भारत हो गया। ठीक, ये भारत है। ऊपर आप देखे थे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार महाराष्ट्र में आपको हम बताए थे, याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक, ऐसे, और यहाँ पे हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इस तरीके से। अब इसके बीच में जो संरचना आपको दिख रहा है ये एक घाटी संरचना। ठीक, घाटी क्या होता है, तो घाटी बेसिकली ये कि दो पर्वतों के बीच में समतल मैदानी संरचना जो कि पर्वत से थोड़ा सा नीचे होता है। भ्रंश में क्या होगा कि भ्रंश बिल्कुल ऊंचा और दो पर्वत बिल्कुल ऊंचा है। ठीक है, बीच में सीधा गड्ढा है तो उसको बोलेंगे भ्रंश। ठीक, पर इसमें भी आपको कुछ ये मिल जाता है, इसमें इसको भी थोड़ा बहुत भ्रंश कह देते हैं। ठीक है, कि आगे आप देखिएगा नदी वाले चैप्टर में कि इन दोनों के बीच के चित्र को भ्रंश कहते हैं, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है भ्रंश में बहती है, ऐसा कह देते हैं। पर बेसिकली उतना भी भ्रंश नहीं है जितना आपको देखने को मिले कहीं और पर्वत श्रृंखला में, तो थोड़ा सा समतल मैदानी संरचना भी है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, कह रहा है कि जो सतपुड़ा है इसको अलग करता है। ठीक है, जो सतपुड़ा है और ये विंध्य पहाड़ी है, इस वजह से बीच में नर्मदा घाटी नदी आपको बहता है। ठीक है, इस कारण से इसको अलग करता है दोनों को। ठीक, ये उसका देखा कि कालूमाड़ या कालुम्बे शिखर इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और इसे सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो इस वाले हिस्से को कहते हैं सद्भावना शिखर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, इस पर्वत श्रेणी के पश्चिम में भाड़नेर पर्वत श्रेणी तथा पूरब में कौन सा है, तो कैमूर की पहाड़ी आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगला हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आपको दिखाए थे ऊपर में डायग्राम में हम, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये वाला आपका है, ये जो है आपका वो क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये वाला हिस्सा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो कि महाराष्ट्र मुख्य रूप से विस्तृत है, तो ध्यान रखिएगा। यह दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित है। इसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ी जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। क्या कहने का था देखिए, अब हम इसको बनाते हैं खुद से। ये था आपका भारत है, ये आपका। ठीक, ये यहाँ पे आपको हम बना के दिखाए थे विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक, इसके नीचे हो जाएगा आपका सतपुड़ा का रेंज। ठीक, इसी के नीचे एक और पहाड़ी होता है, उसको अजंता की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे नर्मदा नदी का भ्रंश, नर्मदा का भ्रंश। ठीक है, नर्मदा का भ्रंश, और यहाँ पे ये जो पहाड़ी इसका नाम है अजंता पहाड़ी। ठीक, अजंता पहाड़ी, और बीच में हो गया सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक, ये सतपुड़ा हो गया, और इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे तो आप ये नर्मदा देख लिए थे, यहाँ पे क्या होगा, ये सतपुड़ा और अजंता के बीच में एक पहाड़ी ये नदी भ्रंश है, उसको बोलते हैं तापी भ्रंश। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहा है कि नर्मदा और तापी भ्रंश के बीच में ये क्या है, स्थित है। कौन सा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी भ्रंश के बीच में स्थित है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो ये दो भ्रंश घाटी के बीच स्थित है। ठीक, इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी जबकि दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी आपको है। इसके सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है जो कि महादेव पहाड़ी में स्थित है। ध्यान सुनिएगा, जो सतपुड़ा रेंज है वो पूरे तरीके से एक साथ आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे टूटा हुआ है। ठीक, तो महादेव और मैकाल पहाड़ी आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिल जाता है, सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा। ठीक, और उसी महादेव पहाड़ी पे क्या है, तो आपको मिलेगा क्या, धूपगढ़ी चोटी मिलता है जो कि इस पहाड़ी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, और इसका हाइट कितना 1350 मीटर है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला हो जाएगा आपका सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे उच्च चोटी कौन सा है, तो यह है अमरकंटक। सवाल पूछता है, सब आप भूलना नहीं है। अमरकंटक जो कि मैकाल पहाड़ी पर स्थित है तथा मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या बताया कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है एक थोड़ा सा ये लंबाई में है, उसके बाद इसके दो अलग अलग पर्वत चोटी आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। एक का नाम है महादेव, एक का नाम है मैकाल। ठीक,
महादेव चोटी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो वो है धूपगढ़ी, ठीक, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ी, ठीक। और ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं आगे कुछ और भी बातें। एक मिनट रुक जाना आप। ये देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका पंचमढ़ी चोटी को सतपुड़ा श्रेणी के रानी के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पंचमढ़ी जो चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी का रानी, मतलब वो थोड़ा सा सुंदर जगह है इस कारण से उसको कह देते हैं, ठीक है। तो मतलब लोकेशन जो है उसका और बाकी जो वहाँ का कलाकृति वगैरह है वो बहुत सुंदर इस कारण से उसको कह देते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आपका क्या, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या कि तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, इसके बारे में जो कि यहाँ पे बना के दिखाया गया, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा संरचना है वो क्या है, पश्चिमी घाट है, और इसके नीचे में दो प्रमुख, ये सब पश्चिमी घाट में ही आता है, ठीक है। पर इस दोनों का पहाड़ी का अपना नाम भी है, तो इसका एक अन्नामलाई और इसका है कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक। और ये दोनों आपको केरल में विस्तृत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये तो कह रहा है कि ये तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, मतलब तापी यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और तापी कहाँ पे, महाराष्ट्र में मिलेगा। उन सब चित्रों से लेके यहाँ तक आपको विस्तृत दिखाई देता है कन्याकुमारी तक। ये इस घाट को सह्याद्री घाट भी कहते हैं, सह्याद्री ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है, सह्याद्री घाट भी कहा जाता है, ठीक। दूसरा बात यह है कि 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसे दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये गोवा के पास से गुजरता है ये रेखा, ठीक है, दो बराबर ये सबको ये पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटता है। पश्चिमी घाट के मुख्य शिखर कौन सा है, तो कुदेरमुख, कलसुबाई, और उसका हो जाएगा सलहेर, महाबलेश्वर, ठीक। इसका आपके बारे में लिखा हुआ कि कुदेरमुख कहाँ पे, कर्नाटक में, कलसुबाई महाराष्ट्र में, सलहेर महाराष्ट्र में, ठीक। उसका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, और कुंभनी घाट नीचे में लिखा हुआ ये महाराष्ट्र में है, ठीक। वैसा अब यदि आप बात करेंगे कि इसका जो क्रम होगा वो ऊंचाई के आधार पे यहाँ पे लिखा हुआ था किस तरीके से, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, सबसे ऊपर में है सलहेर, ठीक। उसके बाद है कलसुबाई, उसके बाद है महाबलेश्वर, उसके बाद कुंभनी घाट, उसके बाद कुदेरमुख, ठीक। तो ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ठीक है। और ऊंचाई के आधार पे आपको ये क्रम मिलेगा जो कि यहाँ पे सब ये सबका हाइट लिखा हुआ है इस तरीके से, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, कहाँ गया भाई, सलहेर, ठीक। ये है आपका सलहेर, ठीक। उसके बाद हो जाएगा कलसुबाई, ठीक। उसके बाद महाबलेश्वर, और उसके बाद कुंभनी घाट। ये चार जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका ये महाराष्ट्र में। और एक हो गया कुदेरमुख, ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण का क्रम है इस पर्वत श्रेणी में, पर्वत चोटी का, ठीक है, वो है आपका सलहेर, कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुंभनी घाट, कुदेरमुख, सलहेर, कलसुबाई, महाबलेश्वर, कुंभनी घाट, कुदेरमुख, ठीक। ये 5। अब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई में अंतर आ जाएगा, क्योंकि कुदेरमुख का जो हाइट है वो कितना है, 1892, ठीक है। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कलसुबाई का क्या है, 1646 मीटर है, ठीक। सलहेर का 67 है, ठीक। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये आपको ऊंचाई के आधार पर अलग अलग मिल जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट है आपका कुदेरमुख पश्चिमी घाट की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कुदेरमुख क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये लिखा हुआ आपका, ठीक। और ऊपर में आप देखें तो 1892 आपका हाइट है इसका, ठीक। कहीं कहीं पे यदि देखिएगा कि चूंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो आपका पश्चिमी घाट था, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है पूरा, ठीक। और उसके नीचे में आपको अन्नामलाई की पहाड़ी देखे थे आप, और नीचे में देखे थे कौन सा पहाड़ी, तो वो देखे थे आप ये अन्नामलाई हो गया आपका, ये कार्डमम की पहाड़ी, ठीक। अब इसको पूरे को जो लोग भी इस पूरे को जो लोग भी पश्चिमी घाट एक साथ मानते हैं, और जो लोग भी क्या हमारे में भी लिखा हुआ है, पर कुछ में सीधा सीधा जो कुदेरमुख होता है उसको सबसे ऊंचा पहाड़ी मानते हैं, ठीक। और अन्नामलाई को अलग मान के चलते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पे एक चोटी उसका नाम है अन्नाईमुडी, ठीक है, क्या है, अन्नाईमुडी, ठीक। और ये पश्चिमी घाट की, कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और इसी में जो आपको मिल जाएगा, और ये कुछ लोग क्या करेंगे कि कहेंगे कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, और एक सवाल इससे जुड़ा ये बनता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो कहीं पर रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर उतना तनाव नहीं लेना है।
यह समुद्रों के समानांतर बनी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। मतलब इस तरह की पर्वत श्रृंखला आपको भारत में नहीं देखने को मिलेगा। तो समुद्रों के समानांतर बना हुआ पर्वत श्रृंखला में लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास इसका पूरा विस्तार मिल जाता है। ठीक, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि ये समुद्रों के समानांतर बना हुआ पूरा एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका महादेव पहाड़ी मूल रूप से कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये लिखा हुआ। ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विल्सन पॉइंट है, सनराइज पॉइंट। देखिए महाबलेश्वर जो पर्वत है, ठीक है, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपको सूरज वगैरह ठीक ठाक निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो सनराइज पॉइंट के रूप में जान जाते हैं। ठीक, इस पहाड़ी का हिस्सा है वो। अगला आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या होता है? तो यह महानदी के मोहना से दक्षिण के नीलगिरी तक विस्तृत है। देखिए क्या है पूर्वी घाट, ये जो आपका पूरा सेक्टर दिख रहा है भारत का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो महानदी एक नदी है यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा में बहता है। ठीक, तो यहाँ से लेके कहाँ तक आपको पूरा मिलेगा? तो नीलगिरी के पार तक। नीलगिरी आपको पता था कि यहाँ पे बना हुआ है, तमिलनाडु में है नीलगिरी। ठीक, वो तो यह महानदी के मोहना से दक्षिण के नीलगिरी पहाड़ी तक क्या है? विस्तृत है। अरोयाकुंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, जहाँ पर भी अरोयाकुंडा नहीं रहेगा ध्यान रखिएगा, महेंद्रगिरी मानिएगा। ठीक है, क्या मानिएगा? महेंद्रगिरी। ठीक, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। सामान्य रूप से ज़्यादा सवाल ऐसा बनता है, महेंद्रगिरी वाला बनता है। ठीक है, कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आंसर है महेंद्रगिरी ज़्यादातर जगहों पर। ठीक, अरोयाकुंडा कुछ जगहों पर लिखा हुआ, इसलिए हम लिख दिया। जहाँ पर भी ऑप्शन में आपको ना मिले ध्यान रखिएगा कि महेंद्रगिरी उसको टिक करना। ठीक, वैसा इसके अन्य पर्वत शिखर कौन कौन सा था? देवी मुंडा, देवरी मुंडा होगा, देवी नहीं होगा, देवरी मुंडा होगा, और सिंगराजू, ये नीमगिरी, महेंद्रगिरी। नीमगिरी और नीलगिरी दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। नीमगिरी और नीलगिरी अलग अलग है, एक नहीं है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? सामान्यतः महेंद्रगिरी, और जहाँ पे नहीं रहे वहाँ पर अरोयाकुंडा लिखा रहेगा तो वो मारिएगा। ठीक, वैसे अगला देखिए, इसका पूर्वी घाट एक कटाफटा श्रेणी है। ये कह रहा है पूर्वी घाट क्या है? एक कटाफटा श्रेणी के रूप में आपको दिखता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा कंटिन्यू नहीं है, छोटा छोटा पर्वतों में टूटा हुआ है और अंत इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक, वैसा। और विभिन्न राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। तो आंध्र प्रदेश में इसको नल्लामलाई, पालीकोंडा, बेलीकोंडा, पालकोंडा और बेलीकोंडा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आंध्र प्रदेश राज्य में 3 इसका पर्वत चोटी है। ठीक, पर्वत श्रृंखला है। तेलंगाना में इसको शेषाचलम कहते हैं। ठीक है, तेलंगाना में क्या है? तो शेषाचलम है। यदि आप पुष्पा मूवी देखे होइएगा तो इसका पहाड़ी का शुरू में ही जिक्र आता है एक लाइन के रूप में, और उसी में चंदन की लकड़ी का प्रयोग आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि चंदन की लकड़ी है और वहीं से काटा जाता था, उसके बारे में चर्चा वहाँ पे मिलता है उसमें। ठीक है, तमिलनाडु में आपको क्या था? जाब्दी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सब पहाड़ी आपको मिल जाएगा। तो ठीक, 3 राज्यों में अलग अलग पहाड़ी इसके मिलते हैं। ठीक है, अगला लिखा हो नीलगिरी पहाड़ी के बारे में। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। ठीक, और इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम था? डोडा बेटा। डोडा बेटा कितना? 2637 इसका हाइट है इसका पूरा। ठीक है, तो डोडा बेटा की हाइट कितना है? 2637। ठीक, जो कि क्या है? तो पश्चिमी घाट की क्या होता है? इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती नहीं करना गलती से भी। नीलगिरी पहाड़ी, एक तो इसको अलग से मानते हैं, एक तो ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, उसके बाद इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी की, और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, पहला कौन है आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ये। और नीलगिरी कहाँ था आपको पता है? ये आपका हो गया भारत, और इसी भारत में इधर से पश्चिम घाट आ रहा था, इधर से पूर्वी घाट आ रहा था, और बीच में तमिलनाडु में आपको वाले हिस्से में क्या है? नीलगिरी पहाड़ी दिख रहा था। ऊपर आप देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक, वैसे वीडियो बैक करके देख लीजिएगा थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा। ठीक, वैसे ये डायग्राम हम बना ही दिया। एटलस होगा तो एटलस पे भी ढूंढने की कोशिश करिएगा आप लोग, ताकि आपको खुद से ही बेहतर समझ में आए। हम तो बता ही देंगे। ठीक, वैसे ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो ब्लॉक पर्वत बेसिकली होता ही है कि दो किसी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई मतलब पर्वतों से घिरा हुआ, बीच में कोई पर्वत है तो 2 पर्वतों से घिरा हुआ। तो आप देखे थे कि वहाँ पे पश्चिमी घाट आ रहा है, पूर्वी घाट आ रहा है, और बीच में यहाँ पे नीलगिरी है। ठीक, इस कारण से ये घिरा हुआ है, इसे ब्लॉक कहते हैं, बंद कहते हैं। ठीक है, वैसा। अगला आपका अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई में क्या है? तो इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमोडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितना? 2695। तो भारत ये आपका हो गया, ये भारत हो गया आपका, और इसे पश्चिमी घाट हो गया था, आपको देखे थे। इसी में कार्डमम इलायची की पहाड़ी और अन्नामलाई, ये कार्डमम हो गया, ये अन्नामलाई हो गया। ठीक, और इसी अन्नामलाई में क्या था? तो इसी अन्नामलाई में यहाँ पे एक पर्वत चोटी था, उसका नाम था
अन्नाई मोडी, ठीक है। और यहाँ पे एक नीलगिरी था, इसका नाम था क्या, इसका नाम था आपका, इसमें जो प्रोजेक्ट उसका नाम है डोडा बेटा, ठीक। और इसका हाइट कितना है 2637 और इसका हाइट है 2695। अन्नाई मोडी का हाइट है 2695 मीटर, ठीक। और इस प्रकार से अन्नाई मोडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये डोडा बेटा जो है जो कि नीलगिरी पहाड़ी में पड़ता है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। वैसा अब देखिए आगे क्या है। अगला लिखा हुआ सौराष्ट्र वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको पढ़ लेते। सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ आपको मिल जाएगा क्या, तो पहाड़ी वगैरह मिल जाएगा। सौराष्ट्र का मतलब क्या देखिएगा, आप अक्सर हमसे ये डायग्राम देखते होइएगा, समझे होइएगा, ठीक है। कौन सा डायग्राम, तो ये वाला जो डायग्राम हम बना के दिखा देते हैं आपके लिए। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, देखिए ये आपका पूरा एक डायग्राम बनता है इस तरीके का, ऐसे। हमें गुजरात का ये हिस्सा बड़ा बना दिए, जनरली हम ऐसा नहीं बनाते ऐसे बड़ा, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है गुजरात का, एक तो इसको कच्छ का प्रायद्वीप कहते हैं और इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। इसका एक और नाम है काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, ठीक। ऐसे प्रायद्वीप कहते हैं इसको, क्योंकि ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर में हो गया, एक नीचे में हो गया, इधर में हो गया, ठीक। इस तरीके से तो गुजरात वाले कराते हैं, ऊपर वाला कच्छ है, ठीक, इस तरीके का। तो यही बात कह रहा है, तो इसी का एक और नाम है सौराष्ट्र नाम है, ठीक। और इन क्षेत्रों में कुछ पहाड़ी मिलता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित गिर पहाड़ी के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सियाई सिंह पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ पहाड़ी स्थित है आपको, ये जो पूरा बना हुआ है इस तरीके का, इसमें एक पहाड़ी हो गया मांडव पहाड़ी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद गिरनार पहाड़ी हो गया, उसका गिर पहाड़ी हो गया, उसके बाद बारदा पहाड़ी है, फिर इसके बाद यहाँ पे पोरबंदर तट बनाया हुआ था यहाँ पे किनारे वाले हिस्से पे, ठीक। वैसा आपको गिरनार पहाड़ी के बारे में पता है कि यहाँ पे एक अभिलेख मिलता था जिसके बारे में जूनागढ़ जिसको अभिलेख कहते थे, तो ये आप जानते भी है, ठीक। वैसा सौराष्ट्र क्षेत्र की पहाड़ी कौन कौन सा था, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सब पहाड़ी आपको देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार से क्या हुआ, ये खत्म हो गया आपका। तो आज हम इतना ही पर रखते हैं इसको, और अगले वीडियो में फिर हम आपको तटीय मैदान वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।